ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। ओके, स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ मैं। ये कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे, स्क्रीन नज़र आ रही है उनको? यस सर। ओके। अच्छा, अब देखें, क्वेश्चन नंबर है, हमने 12th तक कर लिया था बेसिकली। हम जो कर रहे थे, चलें अब जो सेक्शन ए वाले हैं वो दोबारा उनके लिए रिपीट हो जाएगा। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो रिपीट हो जाएगा, और जो नए लोग हैं वो फिर इसको देख लेंगे। ठीक है, दोबारा मतलब जो पढ़ लेंगे उसको। तो बाकी लोग जो हैं इसको देख लें बस। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमने 12th तक कर लिया था। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो रिंग्स एंड फील्ड्स के हवाले से, उसमें हमने 7 से लेकर 12 तक हमने देखा था कि कौन कौन से रिंग्स या कौन कौन से सेट्स ऐसे हैं जो रिंग है। फिर हमने देखा था अगर रिंग है तो वो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है तो उसमें यूनिटी भी मौजूद है, और अगर यूनिटी भी मौजूद है तो फील्ड है कि नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक इसी तरह किए हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक अभी हम करने लगे। अच्छा, इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब ऑल यूनिट्स इन द गिवन रिंग। यानी कि ये जो रिंग है 14 से लेकर 19 तक, ये कुछ रिंग्स इन्होंने दिए हुए हैं। आप लोगों ने बताना है कि इसमें यूनिट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, यूनिट्स आप लोगों को ज़रा अगर जहन में हो, यूनिट्स बेसिकली क्या होता है? जो ऐसा एलिमेंट रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं यूनिट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो 14 का क्वेश्चन है, अभी तक लोग आ रहे हैं, कितने हो गए? 23 हो गए। अच्छा, अब ये जो 14 क्वेश्चन है, 14 में वो कह रहे हैं कि 14 में जो एक रिंग दिया हुआ वो रिंग ऑफ इंटीजर्स का है। तो इसका जो यूनिट होगा हमारे पास, यानी ऐसे एलिमेंट रिंग ऑफ इंटीजर में से जो कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। तो आप रिंग ऑफ इंटीजर्स में आप देख सकते हैं दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इनवर्स मौजूद है, एक है 1 एंड -1। तो 14 का आंसर फिर क्या हो जाएगा? 1 एंड -1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में अब जो आपने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं वो है z क्रॉस z का। अच्छा, z क्रॉस z का आपने जब यूनिट्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि z भी एक रिंग है, और जो उसका आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी एक रिंग होता है हमारे पास। ठीक है। तो जब आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसमें जो हमारे पास आंसर आता है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आता है, जिसमें जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो पहले रिंग से आ रहा होता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो फिर दूसरे रिंग से आ रहा होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसके यूनिट्स होंगे वो इन दोनों, जो z का यूनिट है जो कि 1 एंड -1 है, इनका कॉम्बिनेशन होगा। उसके लिए मैं आपको एक मिनट में एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल। देखें सब लोग, एक और मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये नज़र आ रही है? डॉक्टर अरफान अली के नाम से ऊपर वाइट वाइट बैकग्राउंड के साथ यस होगा। सर। ओके, अब देखें, हमने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है z क्रॉस z का यूनिट फाइंड आउट करना है। अब z का यूनिट क्या है? 1 एंड -1 है। तो z क्रॉस z का जो यूनिट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे: 1 1 1 -1, फिर -1 एंड 1, और -1 एंड -1। तो हमने क्या किया, z का जो दो यूनिट्स थे, 1 थे और -1, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 यूनिट्स हमने z क्रॉस z के बना लिए, क्योंकि ये 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे। आप इनको सबको चेक कर सकते हैं, ये सब यूनिट्स हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे 1 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, अगेन क्या आंसर आ जाएगा? 1 1। ठीक है। फिर आप देखें कि 1 और -1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, तो 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 फिर 1 आ गया। इसी तरह आप देख सकते हैं -1 और 1 को भी अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन पॉजिटिव 1 और 1 आएगा। इसी तरह -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 एंड 1 आ जाएगा। और 1 एंड 1 जो है वो z क्रॉस z का
आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, या उसको आप कहते हैं यूनिट ही है वो उसका। सो ये 4 एलिमेंट्स जो है वो z क्रॉस z के यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहे हैं कि यूनिट्स फाइंड आउट करें Z5 का, ठीक है। तो अच्छा, Z5 का जब हम यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे तो कोई मुझे बता सकता है Z5 के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? Z5 के एलिमेंट्स होते हैं 0 से लेकर 4 तक, 4 तक। ठीक है। अच्छा, हमने एक एग्जांपल की थी इससे पहले जब हम ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, कि हमने Z14 का यूनिट फाइंड आउट किया था, और हमने उसमें एक लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन दी थी। लास्ट में ऑब्जर्वेशन ये थी कि Zn के वो एलिमेंट्स यूनिट्स होते हैं जिनका जीसीडी n के साथ 1 हो, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो। तो सिंपली वही ऑब्जर्वेशन हम यहां पर भी यूज करेंगे Z5 के यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि जीसीडी जो होता है 5 के साथ किस किस एलिमेंट का 1 है। एक तो 1 का है 5 के साथ जीसीडी 1, ठीक हो गया। और आप देख सकते हैं 2 का भी 5 के साथ जीसीडी 1 होता है। और फिर आप देख सकते हैं कि 3 का भी जीसीडी 5 के साथ 1 होगा। और फिर आप देख सकते हैं कि 4 का भी जीसीडी 5 के साथ वो 1 होगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि Z5 के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, फिर सारे के सारे जीरो के अलावा सारे होंगे। सो यूनिट्स आर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास सारे यूनिट्स आ गए Z5 के। तो इसी तरह आप Z6 हो, Z7 हो, Z8 हो, किसी के भी यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि वाकई यूनिट्स हैं कि नहीं है। मिसाल के तौर पे 2 यूनिट है कि नहीं है। क्यों यूनिट होगा? यूनिट का मतलब है उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए जिसका जीसीटी, जिसका आंसर जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो। तो देखिए 2 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, आंसर 6 आएगा, और 6 जो है Z5 में 1 होता है। तो इसका मतलब है 2 भी यूनिट हो गया और 3 भी यूनिट हो गया। इसी तरह आप 4 को चेक कर सकते हैं। 4 किस तरह, किस 4 को आप अगर मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 30, 4 9 ज़ा वैसे 36 होता है, ठीक है। 4 9 ज़ा क्या होगा? 36, और 36 जो है उसका रिमाइंडर 5 में 1 आता है, यानी Z5 में उसका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है 4 भी यूनिट है Z5 का, ठीक है। सो ये दिस इज जस्ट अ चेकिंग। वैसे ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली बस क्या करेंगे, आपने सिर्फ ये देखना है कि 5 के साथ कौन कौन से नंबर हैं जिनका जीसीडी 5 के साथ 1 है, वही नंबर सारे के सारे यूनिट्स होंगे इसके, ठीक हो गया। सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? अगर है किसी का तो बता दें। सर वो हमने ग्राफ जो दोस्त में किया था ग्रुप थ्योरी में, तो उसमें हमने किया था कैलेज टेबल, उसके जरिए भी हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। नहीं नहीं, कैले टेबल नहीं है ये, हमने एग्जांपल रिंग कर रहे। कैले टेबल में थोड़ी हम, तो वो तो ग्रुप्स का होता है ना, उसके लिए नहीं नहीं करेंगे हम, सर, यहाँ पे उसमें ये भी हम रिंग्स जो का है। फाइंड करते हैं ना इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर को, हाँ वो भी हाँ। हम ऐसे फाइंड करते हैं। अगर उनसे फाइंड करें तो इसके भी ये 4 यूनिट नहीं आएंगे। नहीं, कैले टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे जो लास्ट ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल में, वो यूज करेंगे सिंपल। कैले टेबल ज्यादा मेरे ख्याल से लंबा मेथड हो जाएगा काफी। सिंपल आपने क्या करना है, एन के साथ वो नंबर्स देखने हैं जिनका जीसीडी 1 होगा, बस वो नंबर्स आपके यूनिट्स होंगे। तो दिस इज अ सिंपल मेथड, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन सर ये नंबर रूल सिर्फ 17। ZN के लिए है या फिर सब सेट्स के लिए? जेड एन के लिए है ना, ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें, उसमें हमने जेड एन के लिए पढ़ा था ये, ठीक है। जी सर। ओके, अब 17 क्वेश्चन में है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हमारे पास ये रिंग तो है, इसके यूनिट्स कौन कौन से होंगे? अब देखें, रैशनल नंबर के जो यूनिट्स होते हैं वो तो ऑल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है एक्सेप्ट जीरो। क्योंकि रैशनल नंबर है ना, मिसाल के तौर पे अगर 2 है तो 1/2 भी इसी में मौजूद है, अगर 3 है तो 1/3 भी उसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके जो यूनिट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर यूनिट्स एक्सेप्ट, सिर्फ जीरो का नहीं होगा।
ठीक है, तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में है वो यूनिट्स फाइंड आउट करें अब z क्रॉस q क्रॉस z। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूनिट फाइंड आउट करने के लिए देखें, यहाँ पे जो z है ये इंटीजर है, q का मतलब रैशनल नंबर, और ये z अगेन वो इंटीजर का सेट आ गया। अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता है किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में होते हैं, ए बी सी की फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में, जिसमें ए जो है वो z से आ रहा होता है, बी जो है आपका q से आएगा, सी कहाँ से आएगा, z से आएगा। अब हमने यूनिट्स फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है z का यूनिट तो 1 एंड -1 है, और q का यूनिट क्या है, ऑल ऑल एलिमेंट्स। तो इसके जो यूनिट्स होंगे ना वो इस फॉर्म में होंगे, फिर यूनिट्स आर 1 q एंड 1। ये q क्या है, स्मॉल q कैपिटल q जो रैशनल नंबर का सेट है उसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि उसके तमाम ही एलिमेंट्स यूनिट्स थे ना, तो हमने उन सबको q से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि z का 1 और -1 है तो वो 1 1 लिख दिया। इसी तरह बाकी कॉम्बिनेशन और क्या बनेगा -1 के साथ, 1 q -1, तो ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास -1 को पहले लिख दें, -1 q एंड 1, और इसके अलावा -1 q एंड -1। सो दीज 4 एलिमेंट्स आर यूनिट्स, जस्ट लाइक जैसे हमने z क्रॉस z का क्वेश्चन हमने किया था। सो दीज आर ऑल यूनिट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नाम नंबर बताइए। 19 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि Z4 का यूनिट फाइंड आउट करें। अब Z4 इसी तरह से जैसे हमने ऊपर Z5 का फाइंड आउट किया था। Z4 का मतलब हमने यूनिट जब फाइंड आउट करने हैं, आपने सिंपल वो देखना है कि 4 के साथ किस किस एलिमेंट का जीसीडी जो है वो 1 है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो 1 का होगा, खुद 1 का हो जाएगा, और दूसरा 3 है, तो इसके 2 ही यूनिट्स होंगे फिर। सो यूनिट्स विल बी 1 एंड 3, क्योंकि 1 और 3 का 4 के साथ जीसीडी जो है वो 1 आता है। नाउ एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यानी यू कैन सर आस्क। हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर आपने कहा था कि यूनिट फाइंड करने का एक और फार्मूला भी है, ये तो है ना जो रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये भी एक मेथड है। दूसरा कौन सा था भला जो इनवर्स वाला दूसरा था, तो वो जरा बता दें, उससे भी निकल आते हैं ना। दूसरा तो कोई भी नहीं बताया, मैंने यही बताया था, एक ऑब्जर्वेशन हमने यही पढ़ी थी Z14 नो में। सर, आपने बताया था ये तो जीसीडी का वाला मेथड है, दूसरा भी बताया था आपने। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, और किसी को याद है मैंने क्या बताया था दूसरा, सर कोई यूनिट और स्टूडेंट निकालने बता का। दे। सर वो सिंपल मेथड की बात कर रहा है, डेफिनेशन की बात कर रहा है, सिंपल यूनिट की नहीं, डेफिनेशन जो है वो तो मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेशन है ना, इनवर्स। मल्टीप्लिकेट यूनिट्स क्या, वो तो आप, वो तो ज्यादा लंबा मैसेज मेथड हो जाएगा वो। उसमें आप ये करेंगे कि Z4 के तमाम एलिमेंट्स लिखें। Z4 के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 एंड 3। अब आप चेक करें कौन कौन से यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स को तलाश करने के लिए आपको फिर 1 को देख, 1 तो हर एक का यूनिट होता है। 2 को आप देखना पड़ेगा आपको कि 2 यूनिट बनता है कि नहीं, यानी ऐसा नंबर आपको तलाश करना पड़ेगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। तो वो तो हिट एंड ट्राई मेथड होता है ना, तो वो हम उस पर जा ही नहीं रहे। हमने तो ऑब्जर्वेशन पढ़ ली थी। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जिसका जीसीजी 1 है बस वही हमने देखना है। ये ज्यादा सिंपल मेथड है, बाकी मेथड्स को छोड़ दें, उसको जरूरत ही नहीं है। जी सर, ठीक हो ठीक है, गया, ठीक हो गया सर जी। हाँ, तो जब जब सिंपल मेथड अवेलेबल है तो बाकी मेथड्स पे जाते नहीं ना उस पे फिर। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर आगे। ये 19 तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जरा आ जाए क्वेश्चन नंबर 28, मैंने करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 पर आ जाए सब लोग। सर बाकी के सवाल छोड़ देने हैं जो दरम्यान में हाँ, है। बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, तो हम 28 करेंगे। ओके, 28 में बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सब लोगों के पास बुक ओपन होगी। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और किसमें आपने फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। वो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द रिंग Z14, यानी इसका जो सॉल्यूशन हमें चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, Z14 में चाहिए आपको। Z14 के एलिमेंट्स आपको पता है कहाँ कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर
13 तक होते हैं। ठीक हो गया, यानी ये मॉड्यूलो का ग्रुप है, ये Z14 या रिंग है। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करना है? बाय फैक्टरिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका सॉल्यूशन वैसे तो सिंपल है, क्योंकि ये आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप सिंपल क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके उसको 0 के बराबर रख देते हैं और आंसर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इसको आप फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का, तो इसका फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3 और 2 बनेंगे। माइनस 2x, हाँ जी, 3 और माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आपके पास x कॉमन आ जाता है तो x प्लस 3 बचेगा और दूसरी तरफ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, इसका दो सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है। दो सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? दो सॉल्यूशंस इसके, एक है x इक्वल टू -3 सर एक -3 और एक x और इज इक्वल दूसरा टू है 2। x इक्वल टू 2। अब -3 जो है, क्योंकि हमने Z14 में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो Z14 में -3 का मतलब होता है 11। ठीक हो गया। सो एक तो सॉल्यूशन आ गया इसका 11 और दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो आप रियल नंबर्स की बात करते हैं ना, या रियल नंबर की बात करते हैं, तो फिर तो इसके सॉल्यूशन दो ही थे, 11 और 2। लेकिन रिंग में जो Z14 है, Z14 में इसके और भी एलिमेंट जो है इसका सॉल्यूशन बनता है। वो कौन कौन से सॉल्यूशन है? अब वो कैसे पता लगेगा? Z14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, 0 से लेकर 13 तक, उन सब को अगर आप बारी बारी x की जगह सब्सटीट्यूट करें और मल्टीप्लाई करें इन दोनों फैक्टर्स को, यानी एक इस फैक्टर को और एक इस फैक्टर को, तो आप देखेंगे कि और भी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। अब वो कौन कौन से सॉल्यूशन है? कोई रफ कॉपी अगर है किसी के पास तो जरा आप लोग ट्राई करके देखें कि x की जगह आप 2 तो 1 पुट करें, 2 मैंने पुट करके सॉल्यूशन निकाल लिया हुआ है, 3 पुट करें, 4 पुट करें, -3 और फिर देखें कि कौन कौन से इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। पुट कर दे सर। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं चल पूछते हो। देखें सब लोग जरा कॉपी में रफ कॉपी निकालें और देखें क्या बनता है इसका सॉल्यूशन। सर एक्स की वैल्यू सेम रखनी है दोनों दोनों में सेम ही इंटरवल रखनी में? है, बिल्कुल जाहिर है। दोनों x की एक ही वैल्यू फिक्स करके दोनों में मल्टीप्लाई करें और देखें वो Z14 में 0 बनना चाहिए, वो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर 4 एक सर जी 4 एक बन रहा है, 11 होगा, एक 2 होगा जी। 11 और 2 तो बन गया ना, वो तो मैंने लिख दिया है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है? 4 4 है। अगर मैं देखें, एक सर मिनट, 9 भी बन रहा है, 9 9 भी बन रहा है। अगर मैं x को 4 पुट करता हूं, जी सर। ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब है, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7, और 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो 4 2 ज़ा, सॉरी 2 7 ज़ा 14। अब 14 जो है वो 0 होता है बेसिकली Z14 में। तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया, x इक्वल टू 4। ठीक है। और कौन से सॉल्यूशन बन सकते हैं? दूसरा सॉल्यूशन आपका बनेगा x इक्वल टू 9 9 से। सर, अगर 9 मैं 9 पुट करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 3, 9 + 3 कितना हो गया? 12, और 9 - 2 कितना हो गया? 7, और ये बन जाएगा 84। और 84 भी आप देखेंगे 14 से डिविजिबल होता है, तो ये 0 आएगा आंसर। ठीक है। सो यही नंबर है। एक तो हमारा सॉल्यूशन ये हो गया, तो इसका मतलब है इसके जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो 4 हैं। सॉल्यूशंस आर, ठीक है, कौन कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास? एक तो आया था 2, 2 के बाद हमारे पास आया 4, 4 के बाद आया 9, 9 के बाद आया 11। सो दीज आर द ओनली सॉल्यूशन इन Z14। ठीक हो गया। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना था। तो किसी भी रिंग में आपने देखा, वैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो ही होते हैं, लेकिन हमने देखा कि Z14 में इसके 4 सॉल्यूशन है। और वो हमने कैसे फाइंड आउट किए? बाय पुटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इन Z14 इन द वैल्यू ऑफ x। तो हमने देखा कि वो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर?
सर ये सिर्फ सर क्वाड्रेटिक के होने तो केस में दो ही ही ऐसे चाहिए ना, सोल्यूशन ये पॉसिबल है? 4 क्यों आ गए क्वाड्रेटिक हैं? में भी होगा, सब में होगा, हाँ ठीक क्यूबिक है। हो, कोई भी हो, अगर आप कोई भी कर सकते अच्छा हैं जी, इसको। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। सर मैं ये पूछ मतलब रहा हूँ कि आपको मैंने क्वाड्रेटिक सोल्यूशन, में सोल्यूशन आने तो दो ही चाहिए, तो 4 क्यों आ गए हैं? चाहे सेटिस्फाई भी हो गए, आने तो दो ही वो चाहिए। रियल नंबर्स में आता है ना, वो तो रियल नंबर्स में है। अब यहाँ पे हमारी रिंग जो है, यहाँ पे हम रिंग में फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम रियल नंबर में फाइंड आउट कर रहे थे। अब रिंग्स के अंदर जो है और भी प्रोडक्ट्स के जो नंबर होते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। देखिए रियल नंबर में तो आपके सिर्फ दो ही ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होता है, जो जिसमें पहला प्रोडक्ट भी जीरो, पहला नंबर भी जीरो प्रोडक्ट में, और तो कोई जीरो नहीं आता ना। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह के जो रिंग्स होते हैं Z14, Z15, इसमें दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट भी जीरो आ रहा होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, जबकि रियल नंबर में नॉन जीरो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी जीरो नहीं आता। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो आया है इस रिंग में, जबकि 12 को 7 से अगर आप रियल नंबर पे मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर तो फिर 84 होना था, जीरो तो ना होता। तो इस वजह से इसका आंसर जो है फिर दो के बजाय अब चार हो गए हैं इसके। तो इस एग्जाम्पल को फिर करने का मकसद भी ये था कि हमने जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं Z14 के रिंग में। सर ठीक है। ये सोल्यूशन जो है वो हम्म, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहे हैं जैसे ना, टू देखे ना, जैसे टू सेटिस्फाई और कर रहे हैं थ्री तो है, आंसर जीरो आ रहा है। 2 और चेक 3 करें है, सर, एक 4 टू चेक और करें। 11, अभी हमने चेक किया ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। नहीं नहीं, 11 जो को आपने दूसरा पुट करके सोल्यूशन आ रहे देखा। हैं हमारे पास, वो ये तो सेटिस्फाई करेंगे ना, -2 हाँ और -3 और 2 वाले तो। लेकिन जो दूसरे हमने हाँ, फाइंड किए हैं 4 और 9, तो वो भी तो हमने सेटिस्फाई किया ये करवाया देखिए है ना, तभी तो जीरो आया सर, है। तो ये उधर देखा ना 9 जब हमने क्वाड्रेटिक पुट इक्वेशन किया में तो पुट 9, करें ना सर। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टर नहीं बनाया मैंने, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन का सर जी, फैक्टर बनाया ना मैंने। इसमें जब हमने पुट कर दिया तो बात तो वही हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया आपने। ठीक है, आप चाहे इसमें पुट कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, एक ही बात है। सर अगर 9 को इसमें पुट करते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता ना। कैसे नहीं सेटिस्फाई होगा, अभी तो चेक किया हमने। 9+7, 9+3 कितना हो गया 12, 9 - 2 कितना हो गया 7, तो 84, तो जीरो आ गया आंसर। वो क्वाड्रेटिक में कह रहा सर जी, ऊपर जो इक्वेशन है वो फिर क्वाड्रेटिक से ही निकला है ना, बात तो एक ही है। आंसर इसका भी वही आना जो उसका आना है, वो उसी का तो फैक्टर बनाया है हमने। ये x+3 और x-2 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है ना, x² + x-6 का। तो आंसर डिफरेंट कैसे आ सकते हैं दोनों में पुट करने से। यानी कि नहीं हम सर, वो इसमें ना, रिमाइंडर देख रहे हैं, ये हम डायरेक्ट पुट कर रहे थे, अब ठीक हो गया सर। हाँ आप इसमें पुट कर लें या फैक्टर में पुट कर लें, बात तो एक ही है। हमने किसमें पुट करके देखा है, बारी बारी इसमें पुट करके देखा है ना। इसमें इसलिए पुट करके देखा है क्योंकि इसमें फैक्टर बने हुए थे, फैक्टर बने हुए थे तो हमें आसानी थी मल्टीप्लाई करने में। उसमें पुट करेंगे तो हमें वैसे भी 84 ही मिलेगा। 9 का देखो, 9 9 = 81, 81 + 9 कितना हो गया, 81 + 9 हो गया 80, और 80 माइनस सॉरी 90, 90 - 6 कितना हो गया 84, तो 84 अगेन जीरो बन गया सेट 14 में। ठीक है, ओके। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 29, बल्कि क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। आगे। ये सारे जो दरमियान वाले हैं ये स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 पर आए। 33 में हमारे पास है, ये है क्वेश्चन नंबर 33, अब हम करने लगे हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट हैं A B C D सर ये F आप क्या G। यूज कर रहे हैं, लिखाई बड़ी प्यारी निकल रही है, बाकी कोई भी बता हमारे दें। प्रोफेसर को बता दें कैसे पढ़ाया करें। उसे नहीं मारनी इधर। अच्छा चलो वो रहने दे, वो मेरे पास ही होगा, ये सबके पास नहीं होता, अगर हो सकता है तो। ये क्या है सर जी, बता दें। ये आईपैड है सर जी, ये आईपैड है नहीं नहीं, भाई ये आई सैमसंग का नोट है, गैलेक्सी नोट। सर जी, ये मार्च वर्चुअल में मार्च ऐसे आते हैं गैलेक्सी आपके। अच्छा नोट अच्छा, ठीक हो गया हाँ सर, समझ गए सर। जी हाँ, सर, समझ गए उसमें भी हम, क्या डिजिटल आपके पेन, पास। उसमें डिजिटल पेन होता है ना, वही यूज कर रहा हूँ जी मैं। सर, बहुत अच्छा ये दिखने मैंने में, मतलब अच्छी समझ आ रही ये है। मैंने इसी काम के लिए लिया था। सर ये सेल सर जी, करना है फैमिली आपने? माहौल बना दिया आपने इस क्लास में। क्या बना दिया है?
फ्रेंडली माहौल बना दिया है, मतलब अच्छा समझ आ रहा है। पहले मतलब पहले टीचर्स ने ऐसा नहीं समझाया, वो जस्ट रीडिंग कर रहे थे। हाँ, वो मुझे पता है, अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं भी रीडिंग करता, लेकिन मुझे मतलब नहीं समझ सर, आती है कि सर रीडिंग फिर करने से समझ नहीं आती। जी सर, आप ये हम आपके इस बात पे शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतना चलें किया। जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। चलें जी, मेरी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया आप लोगों का। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। चलें अब इसको पढ़ते हैं आगे। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें सिंपल आपने स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब स्टेटमेंट पहले क्या है, ए पार्ट में, एवरी फील्ड इज आल्सो अ रिंग। सो अगर आप डेफिनेशन को जहन में रखें फील्ड की और रिंग की, पहले हमने रिंग पढ़ा था। रिंग में वो 3 एक्सियम्स पढ़े थे, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी विद मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर रिंग में हमने कुछ एडिशन किए थे कि रिंग में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मौजूद हो और यूनिटी भी मौजूद हो, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 होता है, तो हम ऐसे रिंग को फील्ड कहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है फील्ड जो है वो रिंग की थोड़ी सी एक्सटेंशन थी। सो यहां पर यही चीज स्टेटमेंट में लिखी हुई है, एवरी फील्ड इज आल्सो अ रिंग। तो फील्ड में रिंग तो होता ही होता है, लेकिन रिंग फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग में जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने लगाई थी उसकी वजह से वो फील्ड बना था। तो इसका मतलब है कोई भी फील्ड अगर हो तो वो लाजमी रिंग तो हो गई, क्योंकि फील्ड की जो आप कह लें कि इमारत है वो किस पे खड़ी हुई है, रिंग के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, इसको आप पी लिख दें। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? सर जी 1 मिनट नोट्स ओपन कर लें। नोट्स आप लोगों ने आपने ओपन नहीं किया अभी तक? आपने अभी ज्वाइन किया होगा शायद आपने। नहीं सर, अभी नहीं किया। आपने पहले ओपन किया था ना, इस वजह से हमने नहीं ओपन किया। अभी आपने दोबारा पेंट खोल लिया ना वो नोट, इस वजह से नहीं, हमने अपने नहीं मैंने किया। कहा है वो पेज ओपन कर लें अपनी तरफ से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 33 का पहला स्टेटमेंट हो गया, एवरी फील्ड इज आल्सो अ रिंग। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है नो सबको? नो सर। सर, ओके। आगे चलो। ओके, बी पार्ट पढ़ें। बी पार्ट में वो कह रहा है कि एवरी रिंग हैज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, बिकॉज in every ring multiplicative identity can is not necessary, because multiplicative identity को जो कि 1 होता है उसको हमने अलहदा से डिफाइन किया था, जिसको हम कह रहे थे रिंग विद यूनिटी। तो रिंग सारे रिंग्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ रिंग्स में होता है कुछ में नहीं होता। जैसे सेट ऑफ इंटीजर एक रिंग है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। लेकिन अगर आप रिंग देखें 2z का, यस फॉर सर, समझ एग्जांपल आ गई। 2z ये एक रिंग है, उसमें होंगे 2 4 उसमें ऐसे 2 4 6 आइडेंटिटी। 0 2 4 6 एंड सो ऑन, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। सो 2z इज अ काउंटर एग्जाम्पल जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं रखता। तो इसका मतलब है जो बी पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो फिर फॉल्स हो गई। ठीक है, ओके। अब सी पार्ट में वो ये कह रहा है कि एवरी रिंग विद यूनिटी हैज एटलीस्ट 2 यूनिट्स। हर रिंग में कम से कम 2 यूनिट्स मौजूद होने चाहिए। यूनिट्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो। मिसाल के तौर पे रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं, उसके 2 यूनिट्स कौन से हैं, 1 एंड -1। क्या कोई ऐसा रिंग सर है? यूनिटी है, सर यूनिटी है। कर नहीं, लोगा। यूनिटी नहीं कह रहा मैं, यूनिट्स कह रहा हूं मैं। एवरी रिंग विद यूनिटी, हर रिंग जिसमें यूनिटी भी हो उसके कम से कम वो कह रहे हैं 2 यूनिट्स होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ऐसा सर कोई रैशनल रिंग की नंबर के 2 से ज्यादा होते हैं सर। रैशनल नंबर के 2 से ज्यादा 2 से नहीं, उसमें ज्यादा तो होते हैं 2 से ज्यादा तो होते हैं, लेकिन वो तो फिर ट्रू हो गई ना। एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो वो तो ज्यादा है, तो फिर तो ट्रू है स्टेटमेंट ये। क्या कोई इसकी काउंटर एग्जांपल में वो एग्जांपल आएगी रिंग की जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट मौजूद हो? तो कोई ऐसा रिंग हमें यस तलाश सर। करना है जिसमें एक ही यूनिट सर जेड मौजूद हो। एन है, जेड एन। सर Z2 सर। हाँ, वेरी गुड, Z2। ठीक है, ये हमने जाहिर है मैंने सेक्शन वैसे ए को पढ़ाया हुआ है तो उनको आइडिया होगा वैसे। ये Z2 सर का इसी के Z रिप्लाईज आ रहे हैं, ए के और बी बेचारे Z बैठे हुए हैं। Z2 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 ही हैं। कौन से हैं? एक है 0 और दूसरा 1। इसमें सिर्फ एक ही यूनिट आ रहा है जो कि 1 है। ठीक है, ये वाला जो 1 है सिर्फ एक ही यूनिट है, दिस इज यूनिट। सर इस तरह तो Z5 भी हो सकता है।
Z5 में 2 यूनिट्स होंगे, Z5 में आपको 2 यूनिट्स मिल जाएंगे। Z5 के 2 यूनिट्स कौन से अभी हमने पढ़ा था, एक 1 है और एक 3 भी है, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल की थी तो उसमें भी वो कंडीशन पूरी हो जाती है। लेकिन Z2 एक ऐसा रिंग है जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट मौजूद है। तो इस वजह से ये जो एग्जाम्पल स्टेटमेंट डी है, सॉरी ये स्टेटमेंट सी, ये सी पढ़ रहे थे ना, स्टेटमेंट सी जो है ये फॉल्स हो गई फिर इस एग्जाम्पल की वजह से। ठीक हो गया। सो अब अच्छा आ सर, जाए। सर यहाँ हाँ, पे सवाल है। अच्छा सर, आपने बताया कि यूनिट वो होंगे जिस तरह कि आपने Z2 की एग्जांपल दी है कि 1 इसका यूनिट है, मतलब अगर Zn है तो n के साथ वो तमाम मॉडुलो क्लास आ जाएगी जिसका GCD 1 होगा। ठीक हो गया। हाँ वो सारे अच्छा, यूनिट्स होंगे। सारे यूनिट्स होंगे, लेकिन सर इसकी रीज़न क्या है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा भाई ये स्टेटमेंट इस तरह कंक्लूड की गई है? ये बेसिकली रीजन इसकी जो है ना, हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे, इसका प्रूफ है बकायदा। अभी तो जस्ट हम इसको ऑब्जर्वेशन पे चला रहे हैं ना। अभी मैंने जब आपको एग्जांपल पढ़ाई थी ना वो वाली Z14 के, जहां पे यूनिट्स हमने फाइंड आउट किए थे, हमने वहां पर कैसे यूनिट्स फाइंड आउट किए थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हमने सारे एक एक एलिमेंट को चेक किया था मल्टीप्लाई करके कि कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं। उसके नीचे हमने एक ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि ऑब्जर्वेशन ये थी कि Z14 के जो जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है। तो हमने क्वेश्चन पूछा था वहां पे अपने आप से, क्वेश्चन ये था, क्या ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है कि Zn के वही यूनिट्स होंगे जिनका GCD 1 है। सो हमने वहां पे प्रूफ तो नहीं किया, एज एन ऑब्जर्वेशन हमने बस बताया, और उसको प्रूफ को हमने नेक्स्ट सेक्शन में जाके पेंडिंग कर दिए, क्योंकि अभी हमने काफी सारी थ्योरी जो है वो पढ़ी नहीं है रिंग्स की। आगे जाके जब हम थ्योरी को पढ़ लेंगे सारा, इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्रूफ कर सकें, तो हम वहां पे जाके सेक्शन आगे जो सेक्शन आएगा 22, वहां पे हम इसको बाकायदा प्रूफ करेंगे कि Zn के यूनिट्स क्यों हैं, वो वो यूनिट्स क्यों है जिनका GCD 1 है। तो इसका प्रूफ मैंने पेंडिंग रख दिया है अभी फिलहाल। ठीक हो गया। अच्छा किया, अभी अच्छा जस्ट हम किया। इसकी अभी जस्ट इसके हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं बस। ठीक हो गया। ओके, अब इसका जो है 33 का सेक्शन, जो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है, डी पार्ट, इस पर आ जाएं। एवरी रिंग विद यूनिटी हैज एट मोस्ट 2 यूनिट्स। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी रिंग जिसमें यूनिटी मौजूद हो उसको उसके ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट्स होंगे। दिस इज आल्सो फॉल्स, बिकॉज अगर आप देखें कि सेट ऑफ रैशनल नंबर के तमाम एलिमेंट्स ही यूनिट्स हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल में किया था, ऊपर क्वेश्चन नंबर यहां पर किया था क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमने देखा था कि रैशनल नंबर के तमाम एलिमेंट्स ही यूनिट्स हैं, क्योंकि रैशनल नंबर के तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है। सो दैट्स व्हाई एवरी एलिमेंट इन अ रैशनल नंबर इज अ यूनिट। सो एट मोस्ट 2 यूनिट्स का मतलब तो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट्स होंगे, तो दिस इज फॉल्स। ठीक हो गया, क्लियर है सबको डी पार्ट? ओके, अगर क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ई पार्ट आए नेक्स्ट पेज पे 176 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में जो सॉरी ई पार्ट में वो कह रहा है, इट इज पॉसिबल फॉर अ सबसेट ऑफ सम फील्ड टू बी अ रिंग बट नॉट अ सब फील्ड अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन। वो कह रहा है, इस स्टेटमेंट को जरा दोबारा आप लोग गौर से पढ़ें, क्या कह रहा है वो इस स्टेटमेंट में। इसमें वो ये कह रहा है कि इट इज पॉसिबल फॉर अ सबसेट ऑफ सम फील्ड टू बी अ रिंग बट नॉट अ सब फील्ड। यानी एक फील्ड है, एक फील्ड मिसाल के तौर पर आपने ले लिया, उस फील्ड का आपने कोई सबसेट लिया है, तो क्या ये, वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि वो जो सबसेट है वो रिंग तो हो लेकिन फील्ड ना हो। नो सर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रियल नंबर आपका एक फील्ड है। रियल नंबर क्या है? ये फील्ड है। ये फील्ड की एग्जांपल में आ जाता है। फील्ड फील्ड का मतलब कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, यानी रिंग भी है, कम्यूटेटिव अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद है, और यूनिटी भी मौजूद है, इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद है। नाउ इसका एक मैं सबसेट लेता हूं इंटीजर्स का। नाउ रियल नंबर का जो सबसेट है वो Z तो है। अब Z रिंग है, दिस इज अ रिंग, बट नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना आपकी ई की, इस एग्जांपल की वजह से। स्टेटमेंट में तो वो ये कह रहा था कि फील्ड का अगर कोई सबसेट होगा, बल्कि ट्रू हो गई है, हाँ ट्रू हो गई है, ये क्या है, ट्रू है। एग्जाम्पल में वो यही कह रहा था ना,
कि ये पॉसिबल है किसी फील्ड का आप सबसेट लें, वो रिंग तो हो लेकिन सब फील्ड ना हो। तो हमने देखा कि ऐसा ऐसा फील्ड हमने तलाश कर लिया है जिसका एक सबसेट रिंग तो है लेकिन फील्ड नहीं है अंडर द सेम ऑपरेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है सबको ये वाली स्टेटमेंट? जी सर। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर ई पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर है इसका एफ पार्ट, सेम क्वेश्चन का एफ पार्ट। ओके, एफ पार्ट में वो कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस फॉर अ रिंग आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका मतलब है ये फॉल्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बगैर तो वो रिंग ही नहीं बन सकता ना। रिंग के जो 3 एक्सियम्स थे उसमें जो तीसरा एक्सियम है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस के बगैर तो वो रिंग की डेफिनेशन ही पूरी नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अच्छा, जी पार्ट में वो कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन इन अ फील्ड इज कम्यूटेटिव। ऑफ कोर्स ट्रू, क्योंकि फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग फील्ड की जो डेफिनेशन है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसमें बाय डिफॉल्ट होल्ड कर रही है। ठीक हो गया, बाय डिफॉल्ट का मतलब उसकी डेफिनेशन में है फील्ड के, तो अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो वो फील्ड ही नहीं होगा। So multiplication in field is always commutative. So G part is true. उसके बाद H part में आए। H part में वो कह रहा है the non-zero elements of a field form a group under the multiplication in the field। यानी कि कोई भी फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर आप लें तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड बनाते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप बनाते हैं, सॉरी फील्ड नहीं बनाते, ग्रुप बनाते हैं। सो दिस इज आल्सो ट्रू बिकॉज जो अगर आप फील्ड की डेफिनेशन देखें, सो फील्ड की डेफिनेशन क्या है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। और ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में यूनिटी भी मौजूद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए, एसोसिएटिविटी भी मौजूद होनी चाहिए। अब रिंग्स के डेफिनेशन में एसोसिएटिविटी तो है, ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन में आपके पास इनवर्स भी आ गया, 1 भी आ गया, तो ग्रुप की जो सारे एक्सियम्स हैं वो पूरे हो गए। तो फील्ड जो है ऑलवेज इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एवरी फील्ड इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो एच स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ओके, उसके बाद आई पार्ट पढ़े। एडिशन इन अ रिंग इज कम्यूटेटिव। एडिशन इन एवरी रिंग इज कम्यूटेटिव, दिस इज ट्रू बिकॉज रिंग का जो पहला एक्सियम है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। रिंग इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन का क्या मतलब है कि वो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो रिंग की तो एक्सियम्स में ही ये शामिल है कि वो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। सो आई पार्ट इज ट्रू, एडिशन इन एवरी रिंग इज कम्यूटेटिव। ओके, जे पार्ट में वो ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इन अ रिंग हैज एन एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो ये भी ट्रू है बिकॉज रिंग की जो पहली एक्सियम है जो कि हम कह रहे हैं कि ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, उसमें वो ये कह रहा है कि उसका हर ग्रुप की जो डेफिनेशन है, ग्रुप के डेफिनेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद होना चाहिए। तो अंडर एडिशन का मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए उसका। ठीक है, तो दिस इज आल्सो ट्रू। नाउ अब कोई क्वेश्चन है यहाँ पे इन पार्ट्स में ट्रू फॉल्स में तो बता दें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। ओके, क्लियर है सब? 7 बजे तक पढ़ना है ना हमने? हाँ जी, जाने दे आगे। 7 बजे तक पढ़ना है ना? हाँ मसी। 7 बजे तक पढ़ना है, सुबह के पढ़ रहे हैं, 8 बजे 12 बजे के ओके पढ़ रहे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जरा। हैं। हाँ भाई, मेरे इतने बजे तक ही पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा देखिए नेक्स्ट थ्योरी है, कुछ थ्योरीज में जो है क्वेश्चन नंबर 34 और 35, ये तो मैंने पहले ही करवा दिया मैं आप लोगों को एज एन एग्जांपल, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे। क्वेश्चंस नहीं आने ये जो आगे 20 से 27 है? जो मैं करवा रहा हूँ बस वही आप करें ना अभी फिलहाल। नहीं ठीक है, सर, आपने हमें वो रिंग होमोमॉर्फिज्म का गुड टॉपिक पढ़ाया था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन जो आपने कहा था कि आगे एक्सरसाइज में आएंगे तो करेंगे। हाँ ये मैंने करवा दिए थे ना आप लोगों को। नो सर, ये नहीं करवाए। ये साथ साथ ही मैंने करवा दिए थे 34 और 35। ये एवेल्युएशन मैप ये मैंने उस वक्त करवा दिया था, होमोमॉर्फिज्म होता है। नो सर, 20 से ऑनवर्ड। 20 से ऑनवर्ड कौन सा है? नहीं ये 20 से, वही जो आपने बुक कटवाया सामने है। रखें। नहीं 20 से ऑनवर्ड ये नहीं मैंने कहा था, मैंने उसमें ये तो होमोमॉर्फिज्म्स और बल्कि 20 क्वेश्चन अगर पढ़ें तो उसमें बेसिकली वो कह रहा है ऑर्डर फाइंड आउट करें रिंग का। तो इसको इसको आप रहने दें। और उसके बाद
बी पार्ट में वो कह रहा है लिस्ट ऑल यूनिट्स इन द रिंग। ये पीछे से तो कनेक्ट नहीं है, पीछे से कहाँ से कनेक्टेड है ये? नो सर, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म जो 23, 24, 25 वो ये रिंग वाले होमोमॉर्फिज्म भी मैंने उसी वक्त 2-3 एग्जांपल्स करवा दी थी, बस वही काफ़ी है, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है। बेसिकली देखें क्वेश्चन नंबर 23 में आप पढ़ें डिस्क्राइब ऑल रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ z इनटू z, तो वो आप खुद से मैंने उस वक्त एक एग्जांपल दे दी थी, f ऑफ x इक्वल टू x, आइडेंटिटी जो मैप होता है वो z से z का होमोमॉर्फिज्म होता है, तो वो उसी वक्त ही हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया था वहीं पर ही। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 मैंने करवा दिया है, उसके बाद क्वेश्चन दिए नंबर कब आ करवाए? जाएं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ही करवाए थे, आप उसको दोबारा पढ़ें ज़रा स्टेटमेंट को। ये वो एग्जाम्पल्स में अच्छा हमने जो, एक है एग्जाम्पल ठीक है सर। 18.4 और एक है एग्जाम्पल 18.10, उसी को मैंने उस वक्त समझाते वक्त आपको मैंने करवा दिया था क्लास में। ठीक हो गया, सो इसको हम रहने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 पर आए ज़रा। ये वैसे अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 पर आए, ये 35, 36 और 37 इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। 38 पर आए, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में वो कह रहा है कि शो करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये शो करना है आपने। ठीक है, फॉर ऑल ए बी इन अ रिंग इफ एंड ओनली इफ आर इज कम्यूटेटिव। वो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा अगर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर रिंग क्या हो आपका? कम्यूटेटिव हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में वो ये कह रहा है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का क्या तरीका होगा? हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड हम उसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं, लेट्स सी। ओके, अब देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर बल्कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर आएगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करें पहले, सो क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर। ठीक हो गया, फिर इस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो फिर क्या आंसर आएगा? माइनस का ए बी। फिर प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का बी ए, और बी को फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पे एक चीज मैंने नोट करें कि मैंने ए बी और बी ए को अलग अलग लिखा है, यानी कि ए बी को ए बी की तरतीब से लिखा है, बी ए को उसी तरतीब से लिखा है जैसे हमने मल्टीप्लाई किया। यानी बी ए को आप ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, यही तो हमने प्रूफ करना है कि अगर सर रिंग, यही वाली अगर, चीज ही यही है। हाँ यही तो मैंने प्रूफ करना है कि अगर रिंग कम्यूटेटिव है तब जाके वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तब जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो कंडीशन वो ये कह रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर उस वक्त आएगा अगर हमारे पास रिंग क्या हो? कम्यूटेटिव हो। नाउ अब हम जानते हैं ए बी किसके बराबर होता है? बी ए के, इफ एंड ओनली इफ रिंग इज कम्यूटेटिव। यानी अगर वो कम्यूटेटिव होगा तब ए बी बराबर होगा ना बी ए के, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। सो अगर आर कम्यूटेटिव है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं फिर इन दोनों को। ठीक हो गया, अब जब कैंसिल आउट कर देंगे आप तो आपके पास क्या बचेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज अ सिंपल प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 38। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? जी सर। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आगे करें क्वेश्चन नंबर 39। इसको स्किप कर 39 करते हैं, नहीं ये स्किप नहीं करेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है 9 में वो कह रहा है कि लेट आर प्लस बी एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप का मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड कर रही है। शो दैट आर प्लस डॉट इज अ रिंग इफ वी डिफाइन ए बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि हमने शो ये करना है कि अगर आर प्लस अबिलियन ग्रुप है
तो उसी सेट को अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिफाइन करें तो वो रिंग होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाए। हमने शो ये करना है कि आर प्लस डॉट इज अ रिंग। अब रिंग को प्रूफ करने के लिए 3 एक्सियम्स चाहिए आपको। एक्सियम 1 इज सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आर प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तो पहली कंडीशन क्या होती है रिंग की? वो रिंग की पहली कंडीशन होती है कि वो अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए, वो तो उन्होंने दिया हुआ है। अब रह गया हमारे पास 2 एक्सियम्स, एक्सियम 2 और जो कि एसोसिएटिविटी लॉ है। अब एसोसिएटिविटी लॉ को प्रूफ करने के लिए आपने प्रूफ क्या करना है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटू बी सी। ठीक है। सो पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, ए बी सी। अब बाय डेफिनेशन ए बी क्या है, जीरो है। जीरो इंटू सी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक हो गया। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटू बी सी। अब क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट्स हैं, सॉरी रिंग के तो एलिमेंट्स नहीं है, शो ये करना है हमने कि ये रिंग है। तो अब इसको कैसे देखिए, फॉर ऑल ए बी लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी जीरो है, तो बी सी का प्रोडक्ट भी तो जीरो ही होगा ना फिर। ठीक है, क्योंकि बी और सी वो भी तो रिंग के सर एलिमेंट है, इसकी समझ नहीं आई तो ये भी जीरो हो गया। हाँ जी, हेलो सर ये ए बी का प्रोडक्ट जीरो किस तरह किया है, ये जरा क्वेश्चन में समझ लिखा नहीं हुआ है, आई क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर के कोई भी अगर आप 2 एलिमेंट्स लें उनका प्रोडक्ट जीरो आता है। ये रिंग ऐसा है, यानी कि ये सेट ऐसा है। तो हमने उसी को यूज किया लेफ्ट हैंड साइड पर भी, उसी को हमने यूज किया राइट हैंड साइड पर भी। तो दोनों क्योंकि जीरो के बराबर आ रहा है तो एसोसिएटिविटी लॉ प्रूफ हो गई। ठीक हो गया। अब आ जाए एक्सियम 3 पे। सर यहाँ पे हम बताएंगे भी ए बी सी सारे हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर आर से। आर से कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना, ये लिख लें फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ये आर को बिलोंग कर रहे हैं जो कि सेट है आपका, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं रिंग है। ठीक है। ओके, अब एक्सियम 3 पर आ जाए। एक्सियम 3 में क्या प्रूफ करना है अपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटू बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। ठीक हो गया। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले तो आप देखें कि इसका देखें ये वाला जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड वो साइड क्या है, ए बी और ए सी। अब ए बी भी जीरो है, ए सी भी जीरो है, क्योंकि ए सी भी प्रोडक्ट है आर में से। ठीक हो गया। और ए बी भी जो है प्रोडक्ट है वो आर का। सो दोनों में हमारे पास उसका आंसर फिर क्या आ जाता है, जीरो। तो ये आ जाएगा जीरो। अब राइट हैंड साइड पर देखें। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। अब बी प्लस सी जो है वो देखें, बी प्लस सी, बी और किसका एलिमेंट है, आर का। सी भी एक आर का एलिमेंट है, तो बी प्लस सी भी तो आर का ही एलिमेंट है ना। यानी बेसिकली वो आर प्लस क्या है, अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो बी प्लस सी को अगर आप डी कह दें, वेयर डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो अब डी भी आर का एलिमेंट है, ए भी आर का एलिमेंट है, तो ये अगेन जीरो हो जाएगा। सो हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड फिर बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक हो गया। सो कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 में
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 में तो पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन वो ये है कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर हो, किसी भी रिंग के एलिमेंट, अगर रिंग का एक एलिमेंट है ए और अगर ए स्क्वायर बराबर हो ए के, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ए पार्ट है उसमें शो ये करना है हमने, शो दैट द सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स का जो सेट होता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स ही आइडेम्पोटेंट हो, यानी उनके तमाम का स्क्वायर जो है वो उसी के बराबर आ जाए, वो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने शो करना है। सो इसको हम शो करने लगे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, अच्छा आप देखें, इसके लिए आप दो एलिमेंट्स ले लें, एक ए और बी, जो कि रिंग से बिलोंग करता है, और आर कौन सा रिंग है? जो कि आइडेम्पोटेंट रिंग है। ठीक है, यानी कि सच दैट ए स्क्वायर भी ए के बराबर है और बी स्क्वायर भी बी के बराबर है। हम शो ये करना क्या चाह रहे हैं? हम शो ये करना चाह रहे हैं कि दिस सेट आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो वी वांट टू शो ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के, तभी जाके क्लोज्ड होगा ना अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेट। ठीक है, यानी कि अगर उन दोनों, उस सेट के दो एलिमेंट्स का अगर आप मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लें तो वो भी आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। ठीक है, सो ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो अब देखें इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आप सबसे पहले तो देखें लेफ्ट हैंड साइड लें, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ए बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो सिंपल क्या होगा? ए बी इंटू ए बी। ठीक है, अब ए बी इंटू ए बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए बी इंटू बी। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज आर इज अ रिंग। तो रिंग में आपके पास, आपको पता है एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड करती है, तो हम उसको एलिमेंट्स को आगे पीछे तरतीब वाइज लिख सकते हैं। अब ए क्या होता है? ए स्क्वायर, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए के बराबर है, बी स्क्वायर बी के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। सो हैंस वी हैव प्रूव दैट दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 44 में? सर अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो फिर किस तरह हम आइडेम्पोटेंट करेंगे? राइट हैंड साइड कौन सा? ये ए बी को लेकर चलें, ए बी को लेके चलें। तो ए बी को आप उल्टा चलें, ए बी को यहाँ पे ले लें। ए बी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके हो ठीक गया, है, ओके हो गया, आ गई समझ। तो रेसिप्रोकल इस हो तरह से, जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड के। हाँ वो एक एक ए स्क्वायर है, बी बी स्क्वायर है, अगेन इस उल्टा चलते जाए, यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक सर है, ऐसे रिंग की कोई एग्जांपल कि जिसमें ये इडेम्पोटेंट एलिमेंट पड़े हों? सर जी Z2, Z2 का जो रिंग है वो आइडेम्पोटेंट है। हर एक अपना अपने आप का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, ठीक है। ये Z2 जो है ना, इसके दो ही एलिमेंट्स है ना, एक है 0 और एक 1। हर एक अपने आप का ही स्क्वायर है, यानी उसका स्क्वायर उसके बराबर ही आता है, ये तो वो आइडेम्पोटेंट होता है। तो दिस इज आइडेम्पोटेंट रिंग। ठीक है, ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 43 मैंने छुड़वा दिया था, क्वेश्चन 43 भी कर लेते हैं सर जी ये। एक क्वेश्चन है हाँ सर जी। जी जी, हाँ जी बताएं। सर जी सर पीछे क्या? सर जी जिस तरह आपने कहा आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी है उसमें ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। हाँ ठीक है, जी सर। सर मेरी आवाज आई? आवाज हेलो आ रही है आपकी, आप बताएं। जी सर, अगर फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दें, फॉर एग्जांपल 2 पुट कर दें तो वो 4 बन जाएगा। तो सर ए स्क्वायर ए के बराबर मतलब किसके कहने का मतलब कि 4 हमारे पास 2 के इक्वल है, तो वो कैसे इक्वल हो जाता है सर? 4 2 के इक्वल है किस में? 4 2 के इक्वल किस में है? Z2 में। सर जी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी मैंने यही कह रहा ना, ए स्क्वायर हमारे पास ए के इक्वल है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। हाँ तो ए में फॉर एग्जांपल वहां पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्केल है 4 आ जाता है, तो उधर तो लेंगे 2 आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 2। ये कैसे सर? नहीं, तो बात आप समझ में रिंग नहीं कौन सा आई। ले रहे हैं? आप रिंग कौन सा ले रहे हैं पहले तो ये बताएं ना, कौन सा रिंग ले रहे हो आप?
सर हम ये हर क्वेश्चन नंबर तमाम 44 रिंग्स तो की नहीं बात होते, कर रहे हैं ना। तो तमाम रिंग्स तो एडम्पोटेंट मैंने नहीं कहा, क्लेम किया। कौन सा रिंग एडम्पोटेंट है? सारे रिंग्स तो एडम्पोटेंट नहीं होते। सर रियल लाइफ के एग्जांपल में कह रहे हैं ये हम, फॉर एग्जांपल वहां पे कांस्टेंट पुट कर दो। नहीं, कौन सा रिंग कौन सा ले रहे हो भाई आप, पहले तो ये पता है ना। सर रियल सर लाइफ। रिंग तो कोई भी नहीं ले रहे हम। तो फिर तो और रिंग, रियल लाइफ में क्या है? एडम्पोटेंट तो रिंग से होता है ना। एडम्पोटेंट एलिमेंट कौन से होते हैं रिंग के? वो रिंग जिसके तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर अगर उसी के बराबर हो। एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज एडम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। उस एलिमेंट को हम एडम्पोटेंट कहेंगे। तो आप पहले तो बताएं कौन से एलिमेंट को आप कहना, और कौन सा एलिमेंट है और कौन सा रिंग है वो बताएं। उसके बगैर तो आप एडम्पोटेंट को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हर रिंग में एडम्पोटेंट डिफरेंट होगा। समझ नहीं आई? आप लगता है आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको रिंग की डेफिनेशन ही मुझे लगता है क्लियर नहीं हो रही। इंटीजर का सर अगर रिंग की डेफिनेशन तो क्लियर है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं बाद में। चले सर, मिसाल के तौर पे रिंग ऑफ इंटीजर्स है, रिंग ऑफ इंटीजर्स में कौन सा बाद में सर। एलिमेंट, रिंग ऑफ इंटीजर्स में कौन सा सर एलिमेंट एडम्पोटेंट होगा? रिंग ऑफ इंटीजर्स में एक तो 0 एडम्पोटेंट होगा और एक 1 एडम्पोटेंट होगा। इसके अलावा तो कोई भी एडम्पोटेंट नहीं होगा। तो 2 तो एडम्पोटेंट है ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 0 और आता है। 1 सर। हाँ, 0 और 1 ही एडम्पोटेंट है रिंग ऑफ इंटीजर में। ठीक है। इसी तरह अगर आप आ गई समझ, सारे एलिमेंट्स एडम्पोटेंट नहीं होते। वो एलिमेंट एडम्पोटेंट होंगे जिनका स्क्वायर उसी के बराबर आ जाए। ठीक है, ओके। अच्छा चले क्वेश्चन नंबर 43 अब आ जाए। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 43 में वो कह रहा है कि शो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ यूनिट रिंग विद यूनिटी इज यूनिक। यानी आपने रिंग लेना है जिसमें यूनिटी भी पड़ा हो। यूनिटी का मतलब क्या है? 1। शो ये करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना किसी भी यूनिट का, यूनिट क्या होता है? जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो उस रिंग में। तो आपने शो ये करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमेशा एक होता है, यानी यूनिक होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ हम इस इसका तरह से बी पार्ट करेंगे नहीं कि करना बी पार्ट में क्या 44 है? का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट में लिखा हुआ है कि हाँ, बी पार्ट भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। बी पार्ट में है कि फाइंड ऑल आइडम्पोटेंट्स इन द रिंग Z6 एंड Z12। पहले तो बताएं कि Z6 में अलहदा से आइडम्पोटेंट कौन कौन से हैं और Z12 के कौन से हैं आइडम्पोटेंट्स। अब Z6 के देखें, पांच एलिमेंट्स है ना, 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 तो होगा आइडम्पोटेंट, 1 भी होगा। इसके अलावा और कौन सा आइडम्पोटेंट है? 2 का कोई भी नहीं स्क्वायर, है इसके अलावा। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 भी है आई थिंक। एक 3 हो गया आइडम्पोटेंट, क्योंकि वो 3 का कैसे सर? स्क्वायर 9 है ना। 9 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे अगेन 3 आ जाएगा। जी सर वो आएगा। सर 4 तो Z6 में 3 भी आइडम्पोटेंट है। 4 4 जा क्या होता है? 4 4 भी 4 जा 16। तो 6, हाँ 4 भी, 6 को अगर 4 16 को डिवाइड करें 4 आएगा, तो 4 भी आइडम्पोटेंट हो गया। और 5 है? 5 नहीं है। ठीक है, सो ये Z6 के। अब Z12 के बताने पड़ेंगे आपको। Z12 के कौन कौन से आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है Z12 के कौन से हैं? 0 1 तो पहले ही है ना, 4 उसके है। अलावा 0 1 है और 4 है और 9 है इसका, बस 4 ये आप चेक कर लेना। ठीक है, ये इसके आइडम्पोटेंट्स हैं। अब Z6 क्रॉस Z12 के हमने आइडम्पोटेंट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड ऑल द आइडम्पोटेंट्स ऑफ Z6 क्रॉस Z12 R। वो क्या होगा? इन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर से बनाएंगे आप। 0 को पहले 0 के साथ लिखें, फिर 0 को 1 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, फिर 0 को 9 के साथ। तो ये टोटल आपके 16 बनेंगे आइडम्पोटेंट्स इसके। इसी तरह आप इस 1 को 0 के साथ मिला दें, फिर 1 को 4 के साथ, 1 को 9 के साथ, इस तरह से करते जाएं आप। ये कर लें आप लोगों को इसको। ठीक है, इसका लास्ट एलिमेंट होगा 4 9।
तो 16 एडम्पोटेंट्स बनेंगे इसके टोटल। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? सर सिंपली यहाँ पे हम इंडिविजुअल के निकाल लेंगे और देन उनको पेयर वाइज बना लेंगे। हाँ, पेयर वाइज बनाएंगे जैसे हम करते आ रहे ठीक थे हो पहले गया। भी, जैसे हमने। ठीक हो गया उसी तरह। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 43 पे। सर ये एग्जांपल दे देंगे पेयर कैसे आइडेंटिफाइड होंगे। अब पेयर कैसे एडम्पोटेंट होंगे, देखिए ना, हर पेयर का स्क्वायर लें वो उसी के बराबर आएगा ना। एडम्पोटेंट क्या होता है? अगर उसका आप स्क्वायर लेंगे तो उसी के बराबर आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये 4 9 है, 4 9 का स्क्वायर लें आप, किसके बराबर आएगा? 16 और 49। 16 किसके बराबर होता है? 4 के। 49 12 में किसके बराबर होता है? सर ये 12 को 9 अगर आप 49 से 12 को अगर सर 81 होगा सर 49। सर 1 के बराबर 49 को अगर आप 12 से सर 1 डिवाइड के करें क्या बराबर, आंसर आएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। सॉरी 81 है ना ये, होशियम दा ये 49 नहीं है, 81 है। अब 81 को करें जरा 12 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आता है? 12 ही आएगा। देखे ना 12 9 आएगा, सही। सर 9 ये आ देखें 4 9 का स्क्वायर 4 9 आ गया, तो 4 9 का स्क्वायर 4 9 के बराबर आ गया। सर यस ये सर। पहले वाला जो डिजिट है मतलब 16 है, इसको मतलब Z6 के हिसाब से 16 देखना आपने है और Z6 में जो देखना था सेकंड ना। वाला है उसको Z12 से या हाँ, जी, ऐसे ही देखना होता है ना। हमने और जब 81 डायरेक्ट प्रोडक्ट को Z में। डिफाइन किया था, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम जब डिफाइन करते हैं तो हमने कैसे किया था? उसको कंपोनेंट वाइज किया था ना। पहला पहले से आता है, दूसरा दूसरे से आता है। ठीक है, तो जब आप ठीक है उसके सर, ओके। ऑपरेशंस को भी देखेंगे तो उसी तरह से होगा। ये जो पहला एलिमेंट है उसके लिए Z6 है, जो दूसरा एलिमेंट है उसके लिए Z12 है। ठीक हो गया? सो हर एलिमेंट आप देखेंगे वो आइडेंटिटी ही बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर यस आ सर। जाए 43 पे। अब 43 में आपने प्रूफ ये करना है कि किसी भी रिंग में जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिक होता है। सो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट यू बी अ यूनिट इन अ रिंग आर। ठीक हो गया? अब आप बताएं कि यू अगर यूनिट है तो हमने प्रूफ क्या करना है कि यूनिट जो है वो यूनिक है। तो आप सपोज करें कि इसके दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एक एस भी है और एक टी भी है। ठीक है, सपोज दैट एस यू या यू एस वो भी 1 के बराबर आएगा, एंड टी यू या यू टी वो भी 1 के बराबर आएगा। यानी हमने सपोज ये किया है कि इसके जो u का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो दो है, एक s भी है और एक t भी है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसको अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। तो हमने कहा है कि u का प्रोडक्ट s के साथ भी 1 है, u का प्रोडक्ट t के साथ भी 1 है। ठीक है, अब आप देखें s किसके बराबर होगा? s इंटू 1, और ये 1 किसके बराबर है? ut के। अब क्योंकि ये रिंग है तो एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करती है, तो ये बराबर हो जाएगा एस यू इंटू टी, और एस यू किसके बराबर है? 1 के। सो ये बराबर आ गया टी के। तो इसका मतलब है एस किसके बराबर आ गया? टी के। यानी हमने सपोज ये किया था कि इसके दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एक है एस और दूसरा है टी, लेकिन हमने आखिर में ये प्रूफ कर दिया कि ये जो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ये असल में सेम ही है। वो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 इनवर्स इज यूनिक। ठीक है, इनवर्स ऑफ यूनिट इज यूनिक। तो ये यूनिक हो गया, यही हमने प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर समझ नहीं आया ठीक से। क्या चीज समझ नहीं आई इसमें? नो सर। तो ये तो आपने जनरल प्रूफ देखिए, हमने प्रूफ क्या करना था? हमने प्रूफ यह करना था कि यूनिट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो हमने इसके दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिए यूनिट के। हमने u को सपोज कर लिया ये यूनिट है, और दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने ले लिया, एक s और दूसरा t। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया आखिर में कि s भी किसके बराबर है? t के बराबर है। सो दैट्स व्हाई इनवर्स ऑफ अ यूनिट इज यूनिक। ये हमने प्रूफ किया।
तो इसमें क्या चीज कंफ्यूज कर रही है आपको? ठीक हो गया सर, हाँ, शायद और मुझे किसी को जैसे कोई कंफ्यूजन है एग्जाम किसी पॉइंट पे तो पूछ लें। सर कोई समझ आ वैसे गया सर, एग्जाम्पल पहले ले वो लें क्या जैसे नहीं यूनिट 5 है तो उसका प्रूव करेंगे उसका यूनिट नहीं, हमारे वो पास जनरल सेम तो है। आप प्रूफ नहीं कर सकते, उसमें तो यूनिक ही होगा ना, वो तो यूनिक ही होगा। यहाँ पे हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं। आप किसी भी रिंग में आप देखें, यूनिट हमेशा, यूनिट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो यूनिक ही होता है। एक से ज्यादा यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है किसी भी रिंग में। मिसाल के तौर पर रैशनल नंबर का अगर आप सेट लें, रैशनल नंबर के सेट में अगर आपके पास 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ 1/2 है। 1/2 के अलावा और कोई आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का? नहीं है। नहीं सर। तो यूनिक है ना, यही तो हमने प्रूफ करना था कि किसी भी यूनिट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एक से ज्यादा उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते। तो यहाँ पर हमने जनरल प्रूफ किया कि अगर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो वो बेसिकली सेम ही है। हमने ये काउंटर प्रूफ कर दिया उसको। ठीक है, इसको कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कि हमने सपोज ये किया था कि 2 यूनिट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एक है एस दूसरा है टी, और आखिर में हमने प्रूफ कर दिया कि एक्चुअली दे आर सेम। So that's why we say that the inverse of a unit is unique. ठीक है जी सर, आज के लिए काफी है सर इतना। सर इसमें हम एस और यू को भी इक्वल प्रूव कर सकते हमने हैं, यहाँ पे मतलब दो टी और चीजें यू। ली है ना, एस और टी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है, यू तो यूनिट है। हमने सपोज क्या किया, सपोज ये हमने किया है कि एस और टी जो है आर बोथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ यू, और आखिर में हमने प्रूफ कर दिया एस इक्वल टू टी, दोनों बराबर हैं बेसिकली। तो इसका मतलब है यूनिक है। ठीक है, ओके सर। ओके चले आप बस करें आज, फिर आज के लिए। जी सर बस यस करें सर ये फाइल हमारे सर, अल्लाह हाफिज। साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपने ये बनाया है पैड। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? साकिब भाई ने कुछ एक सर ये तो फाइल अब कल फाइल शेयर कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आप लोगों को GCR में मिल जाएगा क्लासरूम में। ठीक है, आवाज आ रही है? सेव हो जाएगी, ये फाइल भी शेयर कर दीजिएगा। ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वीडियो आप देख लेना, उसमें सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी। सर वीडियो फाइल सर फाइल भी शेयर कर दीजिएगा। हम जस्ट फाइल को मतलब PDF फॉर्म में सेव हो रही है आपके पास, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में चलो कर ठीक दें है, वो, या GCR में सेंड कर दें, चलो मैं CR को हम सेंड वो कर भी दूंगा। देख ठीक, लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सर। सर ओके अटेंडेंस अपलोड की है आपने? ओके। अटेंडेंस अभी वो करें सर होल्ड जी, करें, मैं अटेंडेंस अभी लगा लेता हूँ, मैं रुके जरा आप लोग। जी जी करें, अभी करें। हाँ अभी करता हूँ, 1 मिनट रुके, होल्ड करें। अच्छा, ये सेक्शन A का पहले मैं लेने लगा हूँ आज 12/1/20। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये 20 लिस्ट भी आ रही है लोगों की जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सर GCR में ये पुट नहीं जरूरत करनी नहीं है है, आपने अटेंडेंस? मैं इसमें पेज है मेरे पास, ये अटेंडेंस सर रजिस्टर है, GCR इसी में होती है में अपलोड। वो GCR में मैंने नोट किया है कि वो सर वो इजी रहती वहाँ पे है, वो यहाँ पे लोग हम भी कहाँ पे अटेंडेंस प्रेजेंट लगा प्रेजेंट लेते हैं, बोलते रहेंगे। वहाँ पे अटेंडेंस वो लोग भी लगा लेते हैं जो आते ही नहीं है क्लास में, इसलिए मैंने जो है ना रजिस्टर ही रख लिया अपने पास। सही कहा आपने। सर ऑनलाइन में कोई लेकिन इतना सर इशू वो नहीं, जो सभी सर बच्चों को ये सही है रिलैक्सेशन वैसे, दे, कदीर और साहब। बच्चों का फाइनल ईयर है, सर ऐसे तो काइंडली कदीर सर रहम अटेंड करें करेगा और वहाँ पे क्लास। GCR पे अपलोड करें। इस तरह फिर कदीर रोज अटेंड करेगा क्लास। अच्छा आप मुझे बताएं, सर ये जो अटेंडेंस ऑनलाइन सबमिट हो रही अक्सा है यूसुफ है प्रेजेंट? सर जी जी हाँ सर सर वो जो हाँ ये अटेंडेंस है ये ऑनलाइन सबमिट होनी है उधर, इसी वजह से सारे टीचर नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होनी लगा है रहे वो, हैं। वैसे पेज तो मैंने सबके लास्ट पास टाइम भी थे। सबमिट करवाया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी सबमिट करवाया था, ऑनलाइन क्लासेस ही हुई थी, उसमें भी ये वो अलग से ही ली थी उन्होंने अटेंडेंस सबकी।
ना सर सर इतनी भी प्लीज आती ऐसा नहीं। ना सर करें। वैसे भी सर हमारा फाइनल ईयर है, अब अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट करनी है किसी की, तो जाहिर अब बेहतर जो ये है लोग कि नहीं ना आएंगे आपको वो तांग हो थोड़ी ना हमें तांग करें। अच्छा अक्सा यूसुफ नहीं है अभी? सर आई थी अभी गई है। सर क्लास लेफ्ट कर गई हो जब आपने कहा था ये क्लास एंड हो गई है। अच्छा ये इनको कह दें कि अटेंडेंस के बाद जाया करें नेक्स्ट टाइम से। अच्छा शाहिद गफूर नहीं आए हुए। भी आया था थोड़ी देर सर के वो भी आना लिए। चाह रहा था लेकिन मेरे ख्याल में चला गया। तस्मीर जमील प्रेजेंट है। ओके सैयदा सना मुनीर कौन है? सर मैं जी प्रेजेंट मैं हूँ। देख लिया प्रेजेंट सर। सना मुनीर कौन है? सर प्रेजेंट। आप किस नाम से आ रही है? इधर मेरे पास लिस्ट में नहीं आ रहा। अच्छा आ गया, ठीक है आ रहा है। ओके निम्रा अरशद नहीं है। नो। फातिमा जफर आई थिंक प्रेजेंट। यस सर। फातिमा बसरा के नाम से है। ये कोई और है फातिमा बसरा या आप ही हैं? जी जी मैं ही। ओके अस्मा नज़ीर नहीं है। ओके नवीद हुसैन नहीं है। गुलाम मुस्तफ़ा यस सर। नो। ओके मौजूद है, ठीक है। रामीन मोहसिन प्रेजेंट सर। ओके। नईम शहजाद प्रेजेंट नईम सर। मलिक के नाम से है, ठीक है। यस और सर आया। मिसबा मुनीर भी हैं, प्रेजेंट है। हसन अहमद नहीं है। सर उन्होंने क्लास ली थी सर, वो अभी लेफ्ट किया उसने क्लास। सर क्लास लिया, पूरी क्लास अच्छा लिया ठीक उस है। बच्चे ने। मोहम्मद रहमान प्रेजेंट सर। हमजा असगर नहीं है। मर ही गया हुआ है। शहादत खान है इधर। शहादत खान मौजूद सर है है। क्या? प्रेजेंट सर। जी था है बोले। यस यस सर जमीला यस। जमीला फरियाल यस सर प्रेजेंट। ओके। हारून अली भी प्रेजेंट है। मोहम्मद अली नहीं है। और अनम शहजादी यस सर। हैं प्रेजेंट। आयना रफ़ी ये छोड़ गई है। आयना रफ़ी एक ही क्लास में आई थी, उसके बाद नहीं आई। ओके अब सेक्शन बी में से है अब्दुल कदीर मौजूद है। जी सर सर प्रेजेंट। वो चले गया। अब प्रेजेंट हो भाई। चला जी सर आ गया फिर। लगा वही सर तो। अपने क्लास चले गए इसलिए मैंने ओके बोला अब्दुल था। ठीक कदीर हो गया। प्रेजेंट है। आयशा सर वो भी अकरम नहीं है। प्रेजेंट थी सर, अभी गई है सर वो। प्रेजेंट थी। सर वो आई थी क्लास में। अच्छा ठीक हो गया। अतला अब्बास है वैसे, ठीक है। शकील अहमद ओके। शकील अहमद प्रेजेंट प्रेजेंट। इला में था सर क्लास में सर, इधर ही है सर होगा। अभी नहीं है, प्रेजेंट है सर। शकील अहमद नहीं है। शकील प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट थे। अदीला नफीस प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। है प्रेजेंट, ठीक है ओके। राव मुजम्मल ठीक है लगा लिया। राव मुजम्मल नहीं है। और राव मुजम्मल नहीं है। मोहम्मद उस्मान सर वैसे हम फ्रैंकली बात करें सर, ये मेथड वैसे ठीक नहीं है। फ्रैंकली बात करें आपसे सर, क्यों सर वेट क्यों? करना पड़ रहा है ट्रेडिशनल वजह? क्लास में सर। वैसे भी सर फाइनल ईयर है हमारा, हम अटेंडेंस थोड़ी शार्ट होनी है किसी अभी ना क्लास किसी की की। टाइम तो काइंडली सर तो है ना हमारे पास। नहीं वो ठीक है सर, आप वहाँ पे अपलोड कर दें, वहाँ पे जस्ट मार्क करें, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब से सर। सर इसे रहने दें, वेट करने से काइंडली क्या नेक्स्ट हुआ? टाइम आप अभी वहाँ हमारी अपलोड क्लास कर की दीजिए। टाइमिंग 7:30 यार तक है बाकियों वैसे। के तो होना दो। सर वैसे ऑनलाइन क्लासेस में सर ऑनलाइन अटेंडेंस। सर लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, आप वहाँ पे टाइम की सर लिमिट वहाँ लगा पे सकते भाई हैं। बता बात दीजिए ऑनलाइन सर, जो हो ना। कौन है आमिर? ये बहुत अजीब लग रहा है। चलो नबील आमिर पापड़ बेचने लाग पर सारे। नहीं है। मोहम्मद जैद प्रेजेंट सर।
मोहम्मद जैद प्रेजेंट है। ओके, मिशाल जावेद, मिशाल जावेद, अगर जिनकी प्रेजेंट हो गई है वो जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। मिशाल जावेद प्रेजेंट नहीं है। किरण मुश्ताक, किरण मुश्ताक भी नहीं है। सर वो आई थी तो आमिर वो आमिर लेफ्ट कर दी हुई है। सर मिशाल जवेद ने किरण मुश्ताक को आमिर अली, सर मिशाल किरण भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, दोनों ने मैसेज किए हैं। यस सर। अच्छा, मिशाल अली आ गई है, मेरे ख्याल से ये नजर आया मुझे। ओके, आमिर अली कौन है? यस सर प्रेजेंट में। आमिर अली, ओके। असगर अली भी प्रेजेंट है। अबू बकर इकबाल कौन है? अबू बकर इकबाल नहीं है। हाँ भी कर लो। साकिब फारूक प्रेजेंट है। मोहम्मद हमदान, यस सर। प्रेजेंट सर। मेरा भी मोहम्मद हमदान प्रेजेंट है। यस सर। ये किस नाम से बना हुआ आपका? वसीर रजा के नाम से? हमदान इकबाल, हमदान इकबाल। ये वसीर रजा बोल रहे हो ना आप? सर मैं हमदान इकबाल बोल रहा हूँ, ये वसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ था पहले। अच्छा, वसीर रजा भी प्रेजेंट है और हमदान भी जी है सर। प्रेजेंट। ए वाला और भी। मुदस्सरा मुस्तफ़ा, मुदस्सरा मुस्तफ़ा कौन है? मुदस्सरा मुस्तफ़ा है प्रेजेंट। वैसे ही बताया। मोहम्मद हमजा, उसी भाई की कजिन है, वो बता सकते हैं। हाँ भाई। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा नहीं है। बेड रेस्ट अदनान पे है। साबिर, सर उसका ऑपरेशन हो गया, उसकी अटेंडेंस लगा दें प्लीज सर। अदनान, अदनान का सर मोहम्मद हमजा का। नहीं, वो मेडिकल लीव दे देते ना, मैं प्रेजेंट तो नहीं लगा सकता, क्लास में जब आ ही नहीं रहे वो मेडिकल लीव अलग सा होता है उसका। ओके, अली ऑनलाइन हमजा, अटेंडेंस सही है अभी। अली हमजा भी प्रेजेंट है। यस सर। यस सर। मोहम्मद यस जीशान, सर। ठीक है लगा दिया। मोहम्मद जीशान, मोहम्मद जीशान नहीं है। हिरा मलिक, हिरा मलिक जी, मलिक ईमान के नाम से। यस सर। सर वो जिशान अली भी सर प्रेजेंट मेरी है। अटेंडेंस। फातिमा इरशाद कौन है? फातिमा इरशाद है ये इधर? नहीं है। सर जी सर मोहम्मद हाँ जिशान जी, अली प्रेजेंट है सर, उसको भी लगा दो। कहाँ है जीशान? इधर नजर नहीं आया मुझे। सर चेक कर ले, वो मोहम्मद जिशान अली है इधर। नहीं है। हाँ, मोहम्मद जीशान है, तो इनके माइक बंद है। यस सर प्रेजेंट ओके, हूँ मैं। पता नहीं सर इनको क्या। फातिमा इरशाद, सही वो अपनी आवाज ना महरम तक नहीं पहुंचाते। अच्छा अच्छा, फातिमा इरशाद, यस सर। फातिमा इरशाद कौन है? नहीं है। और क्या नाम है इसका? इजाजुर रहमान है। इजाजुर रहमान मौजूद है। एब्सेंट सर। और आसिफ अली, सर जी उसने क्लास ली है एजाज ने। अच्छा। और आसिफ अली, आसिफ अली नहीं वो है। भी मौजूद था, पता ठीक नहीं हो किधर गया। चला गया। देर के लिए वो भी आया था सर, वो पता नहीं अब वो नहीं है यहाँ पे। आए सर थे आप एक दफा। टेंशन ना लें, ओके, नेक्स्ट टाइम अटेंडेंस टाइम सभी क्लास आ जाया करेगी। काम वही है कि बच्चे वहां पे आके साके ऑनलाइन भाई होंगे, पढ़ते अटेंडेंस भी हैं लगा सारे। दें, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट के टाइम आ जाए, बात सेम ही है। तो बेहतर ये है कि वो वहीं अपलोड कर दें सर, वो ये इजी है। और नहीं नहीं, उधर तो सारे लगा देते बाकी हैं। आपकी मर्जी सर, आप जिस तरह लेके चलेंगे हम उधर तो चलेंगे। प्रेजेंट सर सारे लगा जीसीआर देते पे आप टाइम की लिमिटेशन लगा देना। हैं। हैं? सर अब बात हम करें अटेंडेंस की। अटेंडेंस ऑनलाइन ठीक काम है। सर वहाँ ऑनलाइन पे तो वो सारा सर आप लिमिट जीसीआर लगा पे दें कि लिमिट लगा भाई दिया ये करें आप आधा, टाइम की। मतलब इस आधा घंटे में अपने अटेंडेंस लगानी है, तो उस आधा घंटे के दरमियान ही लोग लगाएंगे, उसके अलावा नहीं लगा पाएंगे। अब आया बात यहाँ रही, तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे हैं अटेंडेंस लगाते हुए, 15 से 20 मिनट। और अगर कोई एब्सेंट नहीं दोस्त, हम टेक्स्ट करेंगे पर्सनल आ जाए यार अटेंडेंस टाइम हो गया, तो उसने भी ज्वाइन कर लेनी है। तो बात वही है, बस खुद को समझाने वाली बात है। नहीं वो तो काइंडली आप वहां पे ही रख दे सर, आप भी इजी रहे हम भी इजी रहे। अब ये तो नहीं अब हमारा फाइनल ईयर है कि हमें चलो स्टार्ट ठीक करवा है, के भेजना है, तो वहां कर। थैंक चलो यू ठीक सर। है। नेक्स्ट टाइम से फिर थैंक मैं यू ये सो करूंगा मच कि मैं सर। टाइम से कर दूंगा। टाइम में फिर जो लेट सबमिटेड होगा ना, फिर वो एब्सेंट कंसीडर होगा, फिर ये देख लेना। जी सर, जी सर बिल्कुल यही होता है, आप वहाँ पे टाइम रख दें। हाँ, वहाँ पर टाइम रख दूंगा। अगर टाइम के बाद जो है
कोई एब्सेंट लगा वो लगाएगा तो फिर वो लेट सबमिटेड जो होगा वो एब्सेंट कंसीडर होगा। ठीक है। यस सर। सर लेक्चर का जो टाइम है वही हुआ करेगा। तो मैं फिर क्लासरूम में भी आज की अटेंडेंस अपलोड कर देता हूँ, उधर भी लगा दें आप सारे। ओके सर। ठीक है चलें फिर। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कदीर साहब, कितने बिजी हो? वालेकुम सलाम हमदान साहब, क्लास ले रहे थे यार। अच्छा जी। बाकी क्लासा किन्ने लेनी है? थैंक यू सर। बाकी क्लासां यार लईयां, सारियां लईयां क्लास, कोई भी नहीं छड्डी ਆਪਾਂ ਤੇ। अच्छा चलो वो तो मैंने नजर आ रहा सी, बहरहाल रिकॉर्डिंग हाले भी चल रही है, अपनी रिकॉर्डिंग आएगी। ਉਹ ਬਈ ਬੰਦ ਕਰ ਫਿਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਆ ਜਿਹੜੀ। और सुनाओ आजकल की हो? तो यार सर ने रिकॉर्डिंग ऑफ ही नहीं की, लगता पता नहीं क्या सिस्टम है। हेलो सर। साकिब भाई आपको क्या चले गए? साकिब भाई ये जो रिश्तेदारियां बनाते हैं ना मेरी, मैंने इसे बात सारे ही करनी चले थी। गए। चलो ठीक है। और मुस्तफा भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब, सब्र करे कुछ नहीं होता। जिशान भाई, जिशान भाई 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 हाँ हाँ बोलो ना, जिशान भाई को क्या कहना है? जिशान भाई आप क्यों, आपकी आवाज गैर महरम तक नहीं पहुंचती, आप बोला करें। और यार वो जिशान भाई ने हुण भी किते ही रखा मोबाइल, में लगता काम कुम कर रहा है कोई। काम की करदा पे तेरे खैर बोखर फेरा कर। तो जहरी गल है, चार दीवारी दा नाल है गया ही। देखी मामा अच्छा जिशान वैसे के यार, ओए रिकॉर्डिंग हाले भी शो ते हो रही है कि सिस्टम है? तेरियां खच्चा में रिकॉर्ड होणगियां सारियां। तो फिर की होया नहीं? अच्छा तेरे को पूछन लगा सा, चल रहन दे, तेरे को की पूछना। तू एंड ते क्लास लई है ना, सानू पता लग गया रिकॉर्डिंग में तुझी है। किन्ने? तू झाड़ू डलवाई है? वैसे यार डॉक्टर इरफान ने बहुत जरा तरीका अपनाया ना आला। समझा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तरीका है। उम्मीद अल्लाह जिवें क्लास तोबे क्लास की ही समझा तरह रहे। चल ठीक है, तो भी दफा हो फिर। तो तू हो, मैं क्यों? चल ठीक।